फिजी में चक्रवाती तूफान की वजह से एक दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया, साथ ही हजारों लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। कैटेगरी 5 के तूफान यसा की वजह से वहां तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसका सबसे ज्यादा असर वहां के तटीय इलाकों पर पड़ा। लगातार हो रही बारिश और हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी। हालात की गंभीरता को देखते हुए तूफान के असर वाले इलाकों को पहले ही खाली करा लिया गया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। फिजी की राजधानी सुवा से तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक पूरा इलाका वीरान नजर आया। दुकानों पर ताले लटके दिखे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिया गया। चक्रवाती तूफान यसा के आने से पहले वहां कई लोग उसकी तैयारी भी करते नजर आए। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए फिर एक बार केंद्र सरकार ने पहल की है। किसानों को खत लिखकर बातचीत के लिए बुलाया है। कृषि मंत्रालय की तरफ से किसानों को भेजी गई इस चिट्ठी में किसान नेताओं से उनकी सुविधा के हिसाब से बातचीत के लिए तारीख बताने की अपील की गई। पिछले 25 दिनों से कुछ किसान संगठन इन कृषि सुधारों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल सामने नहीं आया, जिसके बाद एक बार फिर सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए पहल की और किसानों को बातचीत के लिए न्योता भेजा। लद्दाख सीमा पर मुंह की खाने के बाद चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटा है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन ने इस बार पड़ोसी देश नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए जाल बुना है और इसके लिए चीन ने नेपाल में भारत विरोधी संगठन ग्रेटर नेपाल नेशनलिस्ट फ्रंट से हाथ मिलाया है। यह संगठन 1816 में भारत और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि को लेकर ब्लैक डे मनाने की तैयारी में है, जिसके लिए इस भारत विरोधी फ्रंट ने चीन से 10 लाख रुपए की मदद भी मांगी। खबर है कि चीन के एक एनजीओ ने भी अपनी सरकार से नेपाल में अपने दफ्तर खोलने की इजाजत मांगी है और इसके लिए बाकायदा चीनी सरकार को नेपाल की सरकार से बात करने के लिए कहा गया है, ताकि एनजीओ की आड़ में नेपाल के हर हिस्से में भारत विरोधी गतिविधियों को जोर शोर से चलाया जा सके। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए कार बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हमले में वहां के एक सांसद समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब सांसद का काफिला शहर के एक इलाके से गुजर रहा था और तभी वहां एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा शहर दहल गया। घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर लोगों की रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कार में हुए धमाके की वजह से आसपास मौजूद तमाम चीजें पूरी तरह तबाह हो गई। धमाके के बाद आग लगने से कई गाड़ियां जलकर राख हो गई, जबकि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहां से आई एक तस्वीर में इस हमले के बाद वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात दिखाई दिए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में जली हुई गाड़ियों से धुआं उठता नजर आया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी वजह से आसपास की इमारतों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। यही नहीं, ब्लास्ट की वजह से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ये हमला जाम शहादत नोशिदन व ताबाल 20 नफर जख्मी गुफ्ता शुदा कि हमा व शफाखाना इंतकाल शुदा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कोरोना को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बड़ी बैठक होगी। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना के मामले अचानक बढ़ने और नए तरह के कोरोना वायरस के सामने आने के बाद इस बैठक में देश के हालात पर चर्चा होगी। साथ ही इस नई चुनौती से निपटने के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। भारत में पहले के मुकाबले पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या काफी कम हुई है, लेकिन ब्रिटेन के हालात पर नजर रखते हुए सरकार ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद फिर एक बार वहां पहले से भी सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। केरल के एर्नाकुलम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक कंपनी के गोदाम में आग लग गई, लेकिन लोगों की मुश्किलें तब बढ़ गई जब थोड़ी देर में आग पूरे गोदाम में फैल गई और पूरा गोदाम आग की भीषण लपटों में घिर गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसकी लपटें दूर से ही आसमान में उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। घटना की जानकारी मिलते ही वहां फौरन फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुट गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार करते दिखे, जबकि एक दूसरा कर्मचारी पास के मकान की छत से आग बुझाने की कोशिश करता दिखा। काफी देर तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी रही, लेकिन गोदाम में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग पर काबू पाने में उनके पसीने छूट गए। हालांकि बाद में घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। भारत और वियतनाम के बीच आज पहली वर्चुअल समिट होगी। आज पीएम मोदी और वियतनाम के पीएम के बीच पहली वर्चुअल समिट का आयोजन होगा।
इस बीच भारत और वियतनाम के बीच रक्षा, ऊर्जा और दूसरे क्षेत्रों में कई अहम समझौते हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी का पुतला जलाकर उनका विरोध किया। मुंबई में अभिनेत्री जरीन खान सेंटा के कपड़े पहनकर बांद्रा की सड़कों पर घूमती नजर आई। दिल्ली की पीरागढ़ी में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर अमेरिका समेत कई देशों में करोड़ों की ठगी करने के आरोप में 42 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान के काबुल में हुए कार बम धमाके में कम से कम 9 लोगों की मौत जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चेन्नई में अभिनेता से नेता बने एमिनेम चीफ कमल हासन ने एक रोड शो किया जिसमें उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि एक देश एक चुनाव के लिए उनकी तैयारी पूरी है। सरकार की तरफ से इस तरह के आदेश मिलते ही वो इस पर तुरंत कार्रवाई तेज कर देंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अभी कहा कि अब चर्चा की जरूरत नहीं, एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है। चुनाव आयोग कितना तैयार है? अगर लॉ से जुड़े सुधार अगर सरकार करती है तो चुनाव आयोग लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर कितना तैयार है? रेडी फॉर दैट। अगर सारे जो भी व्यापक अमेंडमेंट्स हैं वो तो लेजिस्लेचर ही करेगा। चुनाव आयोग ना उसके लिए अधिकृत है और ना ही उसके लिए ये हमारा इट इज़ नॉट पूरे सिस्टम में अलग अलग जो विंग हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, फॉर दैट मैटर इवन मीडिया हो, सबके कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं। तो अगर लेजिस्लेचर इन देयर ओन विजडम और काइंड ऑफ डू दीज अमेंडमेंट्स, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। यानी आप एक देश एक चुनाव के लिए रेडी हैं अगर तमाम जो संशोधन है वो हो जाते हैं तो? जी। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जल्द ही डिजिटल वोटर कार्ड जारी करने का दावा किया। आप लोगों ने तो एक बड़ा बदलाव करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, डिजिटल करने जा रहे हैं वोटर कार्ड को, एपिक को, जो कार्ड लोगों को मिलता है उसमें, तो ये कब तक हो जाएगा? आप लोग की तैयारी पूरी है या अभी विचार के स्तर पे है? नहीं, विचार के स्तर पे नहीं है। देखिए, डिजिटल कार्ड का मेन द वर्ड वी यूज ई एपिक, और उसमें चूंकि हमारी अब टेली डेंसिटी बहुत बढ़ गई है हमारे देश की, हमारे कंट्री में हर तरह के यूसेज, ब्रॉडबैंड, ये वो सब की डेंसिटी बहुत बढ़ गई है। तो विशेषतया इसका जो ध्येय है वो ध्येय तो उन वोटर्स पे है जो यंग एंड एजुकेटेड वोटर्स हैं, जो कि डिजिटली अपना कार्ड बनाना चाहते हैं। फ़र्क ये है कि इस कार्ड में साथ में एक बार कोड होगा, जिसमें QR कोड होगा, जिसमें डिटेल्स, नेसेसरी डिटेल्स और भी होंगी जी। और इसलिए हम तो ये सोचते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में या इस फाइनेंशियल ईयर में ही इसका प्रारंभ हो सकता है। यानी लोगों को ये तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, जिस तरह से आधार लोग अपना उनके पास फिजिकल फॉर्मेट में भी आता है और डाउनलोड भी कर लेते हो, तो ये तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी उन लोगों के लिए जिनके पास कई बार कार्ड देर से पहुंचता है, वोट नहीं दे पाते, या सर्विस वोटर्स हैं, या जो NRI वोटर्स को भी अगर पोस्टल बैलेट के जरिए राइट मिलता है तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। प्रयास भी यही है, इच्छा भी यही है, एम्बिशन भी यही है। मेक्सिको से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कार सवार ने 2 हथियारबंद बदमाशों को सबक सिखाने के लिए उन पर गाड़ी चढ़ा दी। वो दोनों लूटपाट की नीयत से वहां पहुंचे थे, लेकिन मोरेलिया से जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि वो कार सवार सड़क पर ट्रैफिक कम होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो वहां से निकल सके। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार वहां पहुंचे जिन्होंने पिस्तौल दिखाकर कार सवार को धमकाने की कोशिश की, लेकिन कार सवार घबराया नहीं और बदमाशों को चकमा देकर वहां से भाग गया। ऐसे में वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से जाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते इस कार सवार ने अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर दोनों को रौंदने की कोशिश की। दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए, उन्हें चोटें भी आई, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि उनकी मोटरसाइकिल के उस गाड़ी के नीचे आने से उसे काफी नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुंडा विरोधी अभियान के तहत प्रशासन ने सरकारी जमीन पर ड्रग्स माफिया के अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई से पहले नगर निगम की तरफ से अवैध निर्माण को हटाने के लिए उसे नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी ड्रग्स माफिया राजेश सोनकर ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद नगर निगम और पुलिस की टीम ने मिलकर शहर के तहसीली चौक पर मौजूद उसके अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए वहां खुदाई करने वाली 2 मशीनें बुलाई गई और फिर एक एक कर ड्रग्स तस्कर की इन चारों दुकानों को ढा दिया गया। इस कार्रवाई के समय वहां पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे।
इसे नोटिस दिया गया नगर निगम से 24 घंटे का और आज सुबह से अतिक्रमण दस्ते द्वारा और प्रशासन पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई के वक्त वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात नजर आए ताकि बवाल होने पर वक्त रहते हालात को संभाला जा सके। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ जिले में कई सरकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बताया गया कि करीब 336 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। साथ ही कई योजनाओं के तहत लोगों को प्रमाण पत्र भी देंगे। इस दौरे में मुख्यमंत्री पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठक कर जिले की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक जनसभा में भी हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन में पहली बार ड्रोन के जरिए पार्सल पहुंचाया गया, वहां स्कॉटलैंड के एक टापू पर एक ग्राहक तक क्रिसमस का तोहफा डिलीवर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन एक डाकिया बनकर वहां पार्सल लेकर पहुंचा। बस पैकेज को ड्रोन में रखा गया और कमांड मिलते ही वो स्टार्ट हो गया। आसमान में उड़ते हुए ड्रोन ने लंबा सफर तय किया और सामान लेकर टापू पर बने एक लाइट हाउस पर पहुंचा। There is an opening for a drone to get to people quickly. ड्रोन से सामान पहुंचाने का यह ट्रायल इसलिए किया गया ताकि उन जगहों पर भी लोगों तक डिलीवरी हो पाए जहां डाकियों का पहुंचना मुश्किल होता है। हालांकि ड्रोन से डिलीवरी डाकियों की नौकरी नहीं खाएगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मकसद डाक सेवा की पहुंच को बढ़ाना है और यह लंदन जैसे भीड़ भाड़ वाले बड़े शहरों के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटेन के दूर दराज के इलाकों के लिए है। पटना में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान चौपाल में हिस्सा लिया और किसानों को कृषि सुधार कानून के फायदे बताए। इस बीच रविशंकर प्रसाद ने दावा करते हुए भरोसा दिलाया कि एमएसपी जारी रहेगी, साथ ही मंडियां भी पहले की तरह ही चलती रहेंगी। ये कानून किसानों को आजादी देता है, कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं, न मंडी हटेगी न एमएसपी हटेगा। किसानों को बातचीत करनी चाहिए, समझना चाहिए। और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिहार के किसानों की गोभी दिल्ली के बिक रही है कि नहीं, 10 गुने दाम पे बिक रही है, और भी अवसर मिलेंगे। और हम किसानों के लिए हमारी सरकार समर्पित है। अभी प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को किसानों के हर अकाउंट में 10 करोड़ 2,000 रुपया देंगे, जो किसान सम्मान निधि है। 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। तो क्या फर्टिलाइजर है, क्या बीज है, क्या नए नए अवसर हैं। तो ये कानून सिर्फ और सिर्फ किसानों को आज़ादी देता है। और दूसरी बात, न उनकी ज़मीन बिकेगी, न लीज होगा, न उस पर कोई मॉर्गेज होगा। किसानों की ज़मीन कोई नहीं छीनेगा। लेकिन ये सच्चाई सामने में, और यही काम तो मनमोहन सिंह की सरकार करना चाहती थी, नहीं कर पाई। शरद पवार चाहते थे और उनके साथ ये सारे लोग, बिहार के आरजेडी, मुलायम सिंह यादव, सभी लोग खड़े थे। तो आपने वो काम की हिम्मत नहीं दिखाई। हम कर रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में संसद भंग करने और जल्दी चुनाव करवाने की घोषणा के विरोध में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। एक रोज पहले नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी और वहां 2 चरणों में चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया, जिसके विरोध में सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के गुटों के साथ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस और उनके छात्र संगठन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने न सिर्फ काठमांडू की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, बल्कि पीएम ओली के इस कदम की निंदा करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। ओली मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! इस प्रदर्शन में लोग बैनर, तख्तियां और पर्चे लेकर शामिल हुए, जिन पर नारे लिखकर इन लोगों ने संसद भंग किए जाने का विरोध किया। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई और सड़क पर हंगामा कर लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो शांत नहीं हुए। गलत कदमको विरोध गर्थे। मैले जनताको छोरो पनि एकदम अराजक गतिविधि गर्नको लागि चाहिँ उद्यत भएको जस्तो देखिन्छ हैन। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में प्रदर्शन कर रहे लोगों के आगे पुलिस के जवान चलते दिखाई दिए। यही नहीं, विरोध कर रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेड भी लगा दिए, ताकि बवाल होने पर हालात को वक्त रहते संभाला जा सके। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पुलिस ने सैंटा की ड्रेस में एक आदमी के घर छापा मारा, जो एक ड्रग्स तस्कर बताया गया। आरोप है कि वो अपने घर से ड्रग्स का कारोबार कर रहा था, जिसके बाद 2 पुलिस वाले वहां पहुंचे और उसे धर दबोचा। इस पूरे ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें साफ दिखा कि पहले एक पुलिस वाले ने हथौड़े से उस शख्स के घर के दरवाजे पर जोरदार वार किया और फिर अंदर घुसकर उसको पकड़ लिया। उसको चकमा देने के लिए उनमें एक पुलिस वाले ने तो सैंटा की ड्रेस और टोपी भी पहन रखी थी। हालांकि पुलिस को देख उसने भागने की कोशिश तो की,
लेकिन उन्होंने उसे फौरन हथकड़ी पहना दी और फिर गिरफ्तार कर ले गए। Se había estado realizando actividades de microcomercialización. तलाशी के दौरान पुलिस को उसके घर से ड्रग्स और एक बंदूक भी बरामद हुई। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद भंग कर चुनाव का ऐलान कर दिया है। नेपाल में मध्यावधि चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है। नेपाल में 30 अप्रैल और 10 मई 2021 को चुनाव होंगे और इसके बाद वहां नई सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ नेपाली कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और फैसले को वापस लेने की मांग करने लगे। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प भी हो गई। इससे पहले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने रविवार की सुबह ही नेपाली संसद भंग करने का फैसला किया। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर यह फैसला किया। इसके बाद पीएम ओली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने शीतल निवास पहुंचे। उन्होंने संसद भंग करने की सिफारिश नेपाल के राष्ट्रपति से की। इसके बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर मध्यावधि चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा के खैरपुर में पूर्व डिप्टी स्पीकर और सीपीआईएम नेता पवित्रा कार के घर पर हमले का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो में साफ दिखा कि दर्जनों लोग अचानक पवित्रा के घर पर हमला कर घर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी समेत कई वाहनों को लाठी बरसाकर तोड़ डालते हैं। वीडियो में तोड़फोड़ करने वालों के साथ कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, जिसके आधार पर पवित्रा कार ने बीजेपी पर उनके घर पर हमला करवाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद बात इतनी बिगड़ गई कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और उस वीडियो में कई लोग दूसरे पक्ष के घर पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इस बीच पत्थर लगने से घर के सामान की टूटने की आवाजें आती रही। मारपीट करने के लिए वहां कुछ लोग डंडा लिए भी नजर आए। एक आदमी तो घर में छिपकर किसी तरह से जान बचा रहे लोगों को बाहर निकलने के लिए इशारा करता भी दिखाई दिया ताकि उनकी पिटाई की जा सके। इस घटना के वक्त वहां कुछ लोग खड़े भी दिखे, लेकिन किसी ने भी पत्थर फेंक रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। इस घटना के बाद जो तस्वीर सामने आई उसमें घर के आगे सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दिए। देखने से ऐसा लगा जैसे वहाँ पत्थरों की बारिश हुई हो। डर की वजह से घर की एक महिला बेसुध हो गई, जिसे एक दूसरी महिला संभालती दिखी। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। कोरोना काल में लोगों की मदद को आगे आए सोनू सूद का मंदिर बनाया गया है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के गांव में कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद का मंदिर बनाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की टीम ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का शुल्क जमा नहीं करने वाले 4 बैंक्स को सील कर दिया। बॉक्सर अमित पंघाल ने जर्मनी में चल रही कोलोन विश्व कप में 42 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद हरियाणा के रोहतक में उनके गांव में मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में रामलला के आसन के लिए सोने का चबूतरा दान में देने का ऐलान किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मुर्गी फार्म में अचानक आग लगने से वहां मौजूद सैकड़ों मुर्गियां और उनके चूजे जलकर राख हो गए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद इटली, रूस समेत कई देशों ने अगले आदेश तक ब्रिटेन की सभी उड़ानों को रद्द करते हुए इंग्लैंड जाने पर रोक लगा दी। पाकिस्तान की सरकार को भारत का डर इस कदर सता रहा है, इसका पता विदेश मंत्री कुरैशी से लेकर अब पीएम इमरान खान के ताबड़तोड़ बयानों से चलता है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ आगाह किया है। इमरान ने भारत पर फर्जी फ्लैग ऑपरेशन का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साफ करना चाहता हूं कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी फ्लैग ऑपरेशन छेड़ेगा तो उसे पाकिस्तानी इच्छा शक्ति से मजबूत प्रतिक्रिया मिलेगी और हर स्तर पर खतरे का जवाब दिया जाएगा, कोई गलती ना की जाए। इससे पहले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अबू धाबी में दावा किया था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर रहा है। भारत सरकार जल्द ही खालिस्तान समर्थक संगठनों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि जिस तरीके से कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की गई, उसी तर्ज पर केंद्र सरकार खालिस्तान समर्थक संगठनों और उनसे जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं पर भी कार्रवाई की तैयारी में है। इसके लिए कुछ दिन पहले सीबीआई, एनआईए और ईडी समेत कई एजेंसियों के साथ सरकार ने बैठक की और एक टीम गठित कर खालिस्तान समर्थक संगठनों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए। हाल ही में खालिस्तान समर्थक संगठनों की तरफ से भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कई देशों के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किए गए।
जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी विदेशी फंडिंग पर शिकंजा कसने और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की योजना बनाई। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के आखिरी दिन पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की निंदा की और बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कि भारत के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर यह हमला केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला नहीं है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर हमला है और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार की है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। अमित शाह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को चेतावनी देते हुए इस तरह के हमलों से न डरने की बात कहते हुए और मजबूती से आगे बढ़ने का दावा किया। सत्ता का अहंकार जब सर पर चढ़ जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती हैं। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप कोई गलतफहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी की गति रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी। जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी।